आज मैं जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द ओल्ड गार्ड। इस मूवी में ऐसे 4 सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि हजारों सालों से इस धरती पर जिंदा हैं और जिन्होंने कई जंगें लड़ी हैं इंसानों की मदद करने के लिए, मगर कोई नहीं जानता कि वो इतने सालों से जिंदा क्यों हैं। इन 4 लोगों की टीम में एंडी, बुकर, निक और जॉय शामिल हैं। एंडी इन सब में से उम्र में बड़ी है और वो इस टीम की लीडर है। अब एक दिन एंडी और बुकर एक CIA एजेंट से मिलते हैं जो कि इनके साथ मिलकर एक रेस्क्यू मिशन को प्लान करता है। दरअसल एक आतंकवादी ने एक स्कूल पर हमला कर वहाँ के तमाम टीचर्स को मार दिया है और उनमें से 17 स्टूडेंट्स को अपने साथ बंदी बनाकर ले गया। जानकारी के मुताबिक फिलहाल उनकी लोकेशन साउथ सूडान में है। क्योंकि सवाल छोटे बच्चों का था, इसलिए एंडी इस मिशन को सरअंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है और अपने 4 लोगों की टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है। कई घंटों का पैदल सफर तय करने के बाद ये चारों सोल्जर्स आतंकवादियों के ठिकाने पर पहुँच जाते हैं और वहाँ फाइट के दौरान ये कई गार्ड्स को मौत के घाट उतार देते हैं। और तभी अचानक एंडी रूम के बाहर कुछ बच्चों के शूज देखती है, जिनको देखकर सभी को ये लगता है कि बच्चे इसी रूम में हैं। जिसके बाद ये दरवाजा तोड़कर उस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन वो कमरा बिल्कुल खाली था। फिर तभी अचानक उनके सामने कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि उनको अंधाधुंध फायरिंग करके उनको गोलियों से भून देते हैं। जैसे ही सोल्जर्स इनको मार कर वापस जाने लगते हैं, तभी अचानक एक चमत्कार होता है और एंडी के घाव अचानक से भरने लगते हैं और फिर किसी तरह ये सभी लोग दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। अब इससे पहले कि सोल्जर्स कुछ सोच पाते, ये अचानक उन पर हमला कर देते हैं और पूरी की पूरी फौज को कुछ ही मिनट्स में मार देते हैं। तभी वहाँ पर एंडी को कमरे में एक हिडन कैमरा नजर आता है, जिसको देखकर एंडी समझ जाती है कि ये सारी की सारी चाल CIA एजेंट की है, जो कि इस पूरी की पूरी घटना को अपने मॉनिटर के ऊपर देख रहा है। अब एंडी और उसकी टीम इस घटना के बाद परेशान हो जाती है, क्योंकि उनको डर था कि अब उनकी सच्चाई सारी दुनिया के सामने आ जाएगी। इसलिए एंडी अब ये डिसाइड करती है कि वो CIA एजेंट को ढूंढ कर मार डालेंगे ताकि उनका राज राज ही रहे। और वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में US आर्मी को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी को ढूंढने के लिए एक सर्च मिशन चला रहे होते हैं। और तभी नाइल नामी सोल्जर तलाशी के लिए घर जाती है। पूछताछ पे उसको पता चलता है कि वो आतंकवादी इसी घर के अंदर छुपा हुआ है। इसी लड़ाई के दरमियान नाइल उस आतंकवादी को गोली मार देती है, मगर इसी के बीच वो आतंकवादी भी नाइल के गले पर चाकू मार देता है। ट्रेन में बैठे 4 सोल्जर्स को नाइल का सपना आता है कि नाइल गला कटने के बाद भी जिंदा है और यहाँ पर नाइल भी इन 4 सोल्जर्स की तरह अमर है। एंडी उनको बताती है कि ऐसा 200 साल बाद हुआ है कि उनको एक नया साथी मिला है। इसके बाद एंडी ये डिसाइड करती है कि वो उस फौजी लड़की नाइल को लेने के लिए अफगानिस्तान जाएगी। जॉय उसके बाद उस फौजी लड़की का स्केच तैयार करके एंडी को दे देता और एंडी चलती ट्रेन से छलांग मार देती है। और दूसरी तरफ नाइल और उसके साथी इस बात को लेकर हैरान होते हैं कि उसके गले पर चोट का निशान क्यों नहीं है, क्योंकि सभी को ये लगता था कि अब नाइल का बचना नामुमकिन है। अब इससे पहले कि नाइल इस बारे में कुछ सोचती, उसको एक ऑफिसर इन्फॉर्म करता है कि उसको आगे की टेस्टिंग के लिए जर्मनी भेजा जा रहा है। हालांकि नाइल इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन उसके पास इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। और वहीं उस CIA एजेंट कोपली को दिखाया जाता है, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक से मिलता है, जिसके कहने पर उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कोपली से उन 4 लोगों को अपने पास ले आने के लिए बोलता है, ताकि वो इन लोगों पर रिसर्च कर लोगों के अमर होने का राज जान सके। पहले के नाइल को रिसर्च के लिए जर्मनी भेजते हैं। एंडी वहाँ पहुंचकर नाइल को बचा लेती है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। लेकिन जब नाइल को होश आता है तो वो चलती कार से कूद पड़ती है। तभी एंडी उसको पीछे से गोली मार देती है और अब नाइल जमीन पर गिर जाती है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी बॉडी रिकवर होना शुरू हो जाती है और नाइल फिर से जिंदा हो जाती है। और अब ये नाइल को समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और वो हर बराहट में एंडी को चाकू मार देती है। लेकिन एंडी उसको अपने साथ एयरबेस पर ले आती है, जहाँ स्मगलर का एक ग्रुप ड्रग्स की सप्लाई लेकर पेरिस से आ रहा है। दरअसल एंडी के तीनों दोस्त भी वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है, एंडी काफी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेकाबू हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर नाइल एंडी के हाथ बांध देती है और पायलट को गन पॉइंट पर प्लेन लैंड करने के लिए फोर्स करती है। मगर एंडी के सामने नाइल अभी तक एक छोटी बच्ची थी। इसी को चलते इन दोनों के दरमियान में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। नाइल भी अपने पूरे दम के साथ एंडी का मुकाबला करती है, मगर एंडी नाइल से लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे यकीन दिलाने के लिए एंडी को ऐसा करना पड़ता है। जब नाइल अपने घाव को भरते हुए देखती है तो उसको भी यकीन हो जाता है कि मैं भी इनमें से एक हूँ। अब कुछ घंटे का सफर करने के बाद ये लोग अपने सेफ हाउस यानी कि पेरिस में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पहुंचकर एंडी नाइल का तारुफ अपने सभी दोस्तों से करवाती है। अब नाइल उन सभी से पूछती है कि तुम लोग
लोग मुझे मेरे सपने में क्यों दिखे? जिस पर निकी नाइल को बताता है कि ऐसा इसीलिए हुआ था ताकि हम तुम्हें ढूंढ सके। दरअसल बुकर हमारा आखिरी साथी था जो कि हमें 1812 में मिला था। अब यहाँ नाइल के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं और वो एंडी से उसकी उम्र पूछती है। इस पर एंडी उसको बताती है कि शायद कई हजार साल, जिसको सुनकर एंडी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर नाइल उन सभी से पूछती है कि हम लोग अमर हैं, इस पर एंडी उसको बताती है कि ऐसा नहीं है, समय आने पर हम लोग भी मर जाएंगे। उनकी एक साथी उदा के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिसके एक जंग में लगे घाव भरना बंद हो गए थे और जिससे वो भी मर गई थी। लेकिन ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि उनका आखिरी समय कब आएगा। अब जब सभी लोग सोने चले जाते हैं तो नाइल को यहाँ पर एक बहुत बुरा सपना आता है। उसने अपने सपने में एक औरत को देखा जो कि लोहे के ताबूत में बंद समंदर के अंदर पड़ी है, जो कि अमर होने की वजह से बार बार मरती है और बार बार जिंदा हो जाती है। ये सुनकर चारों सोल्जर्स के तो औसान हता हो गए। अब निकी ये बताता है कि उसका नाम क्वीन था जो कि 500 सालों से समंदर के अंदर मौजूद है। दरअसल क्वीन हम सब में से एक है और वो पहली साथी थी जो एंडी को मिली थी और जिसके बाद वो हमारे साथ रहने लगी और इसके बाद मिलकर उन्होंने हजारों लड़ाइयाँ लड़ी। एक समय में वो इंग्लैंड में थी और वो उन लोगों को छुड़ा रही थी जिन पे जादू टोने का आरोप लगा था और बाद में एंडी और क्वीन पर भी इसका इल्जाम लगाकर उसको फांसी दे दी गई। लेकिन जब वो फांसी देने पर भी नहीं मरी तो इन लोगों ने क्वीन को एक ताबूत में बंद करके समंदर में फेंक दिया, जबकि एंडी वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो गई। अब इसके बाद इन्होंने क्वीन को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की मगर इतने बड़े समंदर में उसको ढूंढ पाना नामुमकिन था और जिसकी वजह से एंडी अब तक खुद को कसूरवार मानती आ रही है। अब रात को नाइल और एंडी जब घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सीआईए के कुछ एजेंट्स उनको ढूंढते हुए आ जाते हैं, जो बुकर को बुरी तरीके से घायल करके निकी और जॉय को अपने साथ ले जाते हैं। अब बुकर के घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं लेकिन सीआईए कोपले के लोग उनको ढूंढते हुए घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इस बार एंडी उनको सबक सिखाने के लिए तैयार होती है। अब एंडी अपनी तलवार से उनको बुरी तरीके से घायल कर देती है और जितने भी सोल्जर्स इन पर हमला करने के लिए आए थे एंडी उनको अकेले ही मार देती है और कोपले भी ये सब कुछ देख रहा होता है। और जब उसको खतरा महसूस होता है तो वो निकी और जॉय को प्लेन में बिठा के अपने साथ ले जाता है और वहीं एंडी और बुकर अपने साथियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग अपने पुराने सेफ हाउस पे पहुंचते हैं जो कि एक बहुत पुराना घर होता है। दरअसल ये 1850 पे एंडी का घर हुआ करता था और तभी एंडी देखती है कि उसके शोल्डर पे जो घाव था वो अभी तक नहीं भरा था और ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब वो बुकर और नाइल को बिना बताए सुपरमार्केट पहुंच जाती है। स्टोर में जो लेडी होती है वो एंडी को देखकर समझ जाती है कि एंडी काफी तकलीफ में है, इसलिए वो एंडी की मदद करने के लिए आगे आती है और उसके जख्म पर मरहम लगाकर पट्टी बांध देती है। यानी कि एंडी अब एक नॉर्मल इंसान बन चुकी है क्योंकि अब एंडी के जख्म भरना बंद हो गए थे। और वहाँ कोपले निक और जॉय को लेकर मैरी के पास जाता है तो उन पर रिसर्च करने के लिए काफी एक्साइटेड होता है और वो टेस्ट करने के लिए निक और जॉय पे काफी हमला करता है और जब उनके घाव भरने लगते हैं तो ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होता है। अब उन्हें एक लैब के अंदर ले जाया जाता है जहाँ के मौजूद डॉक्टर उनके बॉडी से सैंपल कलेक्ट करना शुरू करते हैं। मैरी कहता है कि मैं इनके जेनेटिक कोड पर रिसर्च करूंगा और वो इंसानों को एक ऐसा जीवन देगा जिससे वो हजारों सालों तक जिंदा रहेंगे और जब तक मैं इस रिसर्च में कामयाब नहीं हो जाऊंगा मैं इनको आजाद नहीं करूंगा। और वहीं बुकर को कॉपले का एड्रेस मिल जाता है जो कि लंदन में कहीं शो होता है। इसके बाद वो लोग उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं लेकिन नाइल एंडी का साथ देने के लिए मना कर देती है। दरअसल नाइल अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी। उसके बाद एंडी नाइल को अपनी गन और कार देकर उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। के बाद एंडी और बुकर उस घर के अंदर चले जाते हैं। वहीं नाइल भी कार लेकर चली जाती है मगर रास्ते में जब वो गन को चेक करती है जो कि इसको एंडी ने दी तो वो ये देखती है कि गन तो खाली है। अब उसको बुकर पर शक होने लगा था और वहीं एंडी जब घर के अंदर पहुंचती है तो उसका सामना कोपले से होता है जिसे वो गन पॉइंट पर लेके निकी और जॉय के बारे में पूछती है। लेकिन तभी बुकर पीछे से एंडी को गोली मार देता है। एंडी बुकर से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर बुकर बताता है कि मैं इस रिसर्च पर एंडी का साथ देना चाहता हूँ। बुकर एंडी से कहता है कि अगर उसने हमारे अमर होने का राज जान लिया तो हमें हमारी मौत के बारे में भी पता चल जाएगा। लेकिन बुकर इस बात से अनजान था कि एंडी अब अमर नहीं है और उसके जख्म से अब भी खून बह रहा था कि अब उसके घाव भरना बंद हो गए थे। जब बुकर को इस बात का एहसास होता है वो अपने किए पर पछताने लगता है। लेकिन तभी मैरी अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है जो उन लोगों को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और उन्हें भी रिसर्च के लिए उसी लैब में भेज देता है जहाँ पर निक और जॉय हैं। जबकि वहाँ की डॉक्टर एंडी का इलाज करके उसको बचा लेती है और वहीं दूसरी तरफ नाइल अपना प्लान चेंज करके वापस लौट आती है और कोपले से अपने साथियों के बारे में पूछने लगती है। कोपले नाइल को बताता है कि मैरिक और उसके लोग उन लोगों को रिसर्च के लिए अपने साथ लैब ले गए हैं और वो बताता है कि मैरिक को सिर्फ उन लोगों के अमर होने के फार्मूले से मतलब है और उसे एंडी के अच्छे कामों की कोई परवाह नहीं। और वो नाइल को एंडी पर की गई अपनी रिसर्च दिखाता है जिसने इस दुनिया में न जाने कितने लोगों की जान बचाई है। अब नाइल पूछती है कि फिर तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया। इस पर कोपले नाइल को बता मैरिक अपनी वाइफ को कैंसर की बीमारी से खो चुका है इसलिए वो जानता है अपने को खोने का दुख। अब मैरिक चाहता है कि
वो उन लोगों की जेनेटिक्स से ऐसी दवाई बनाए जिससे हर बीमारी का इलाज हो सके और लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन अब मैरी के सर पे अमर होने का भूत सवार है, इसलिए कोपले उन सोल्जर्स को बचाने के लिए नाइल की मदद करेगा। इसके बाद ये दोनों कंपनी के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाते हैं, जहां कोपले एंट्री दिलवाने के लिए नाइल की मदद करता है। तभी नाइल का सामना 3 सोल्जर से होता है जो कि उसे देखते ही गोली मार देते हैं और उन्हें लगता है कि नाइल अब मर चुकी है। लेकिन नाइल उठकर उन तीनों गार्ड्स को मौत के घाट उतार देती है। अब थोड़ी ही देर में बाकी गार्ड्स को भी इसके बारे में पता चल जाता है और उनके बीच में फायरिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन नाइल उनसे बचते हुए लैब के अंदर पहुंच जाती है और अपने सभी साथियों को वहां से रिहा कर देती है। इसके बाद ये 500 लोग मैरी को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं और इनका सामना वहाँ पर मौजूद गार्ड से होता है, जिन्हें ये लोग आसानी से मार कर उनके हथियारों को लूट लेते हैं। ताकि इस दौरान एंडी काफी दर्द से गुजर रही होती है और तभी वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है जिसमें ये लोग बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और उन्हें हर तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एंडी हार नहीं मानती और वो अपनी कुल्हाड़ी से उन लोगों पर हमला कर देती है और तभी उसका सामना एक वेल ट्रेन सोल्जर से होता है और उसे भी वो आसानी से हरा देती है। उससे वो मैरिक का पता पूछती है, जिस पर गार्ड बताता है कि मैरिक कुछ गार्ड्स के साथ एक पेंट हाउस में छुपा हुआ है। तभी वहाँ पर निक पहुँच जाता है और उन लोगों को गोलियों से भून देता है और एक एक करके मैरिक के सभी गार्ड्स को मार देता है। लेकिन मैरिक किसी तरह बचकर वहाँ से फिर भी भाग जाता है। इसको पकड़ने के लिए तीनों सोल्जर्स नीचे जाते हैं। हालांकि यहाँ पर एंडी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए नाइल एंडी के पास ही रुक जाती है और तभी वहाँ पर मैरिक आ जाता है जो कि एंडी पर गन तान देता है और उसे मारने की धमकी देता है। अब इससे पहले कि वो एंडी पर हमला करता, नाइल उसको लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। इसमें मैरिक की मौत हो जाती है और इसके कुछ देर बाद नाइल पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और फाइनली अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद अपने खुफिया ठिकाने पे पहुंच जाते हैं, जहां ये सब बैठकर डिसाइड करते हैं कि बुकर ने अपनी टीम के साथ गद्दारी की है, इसीलिए उसको अगले 100 सालों तक अकेले रहना होगा और जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो ये लोग इसी जगह पर मिलेंगे। हालांकि सभी को इस बात का बहुत दुख होता है कि वो अपने साथी को अकेला छोड़ रहे हैं, लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था और अब यहाँ से ये लोग कोपले के घर जाते हैं और अपने ऊपर कोपले की रिसर्च देकर पुराने दिनों को याद करते हैं। और यहाँ एंडी कोपले से कहती है कि आज के बाद तुम हमारे हर मकसद में हमारी मदद और तुम हमारे लिए ऐसे मिशन ढूंढोगे जहाँ पर इंसानों को हमारे मदद की जरूरत होगी। वहीं दूसरी तरफ बुकर को दिखाया जाता है जो कि अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शराब का सहारा लेता है। एक दिन बुकर जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर का दरवाजा ऑलरेडी खुला पड़ा है। वो जैसे ही घर के अंदर इंटर होता है वो देखता है कि उसके सामने क्वीन खड़ी है जो समंदर में दफन उस ताबूत से आजाद हो चुकी है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।